Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. As you know, here we prepare for TGT, PGT, LT grade English literature. So this video is going to be very helpful for you all क्योंकि आज हम एनालिसिस करेंगे पूरा लिटरेचर का पेपर 2016 का। जैसा कि आपको पता है ट्रेडिशनल पैटर्न से कुछ हटके था। जो क्वेश्चंस आज तक पूछे जा रहे थे उनका पैटर्न थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न किया गया और क्वेश्चंस आए तो उन्हीं कोर पॉइंट से, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में उसको पूछा गया। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरीके का पैटर्न चेंज हो रहा है या फिर किस टाइप का क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसके एनालिसिस से हम वो आइडिया लगा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पैटर्न ऑफ द पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन और आइए देखते हैं कौन से वो क्वेश्चंस हैं। So let's see our first question. In which work of John Milton does the character Delilah appear? ठीक है, जॉन मिल्टन के कौन से वर्क में जो कैरेक्टर डेलिला है वो मिलता है? तो सैमसन एगनिस्ट में ये कैरेक्टर आपको दिखाई देगा। डेलिला जो थी वो सैमसन की वाइफ थी और ट्रिचैरस वाइफ थी, मींस काफ़ी चालबाज और काफ़ी प्लान आउट करने वाली थी, कुछ और दिखाती कुछ और थी। और सैमसन के जो विरोधी थे उनसे जाकर के वो मिल गई थी और सैमसन के उसने जो बाल थे वो भी कटवा दिए थे, जिससे कि उसकी सारी शक्तियाँ ख़त्म हो गई थी, जो मिराकुलस उसके पास में पावर थी वो ख़त्म हो गई थी। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 87। नाउ वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो बॉर्डरर्स है वो पोएम है वो किस कैटेगरी में आती है? प्रोज ट्रेजेडी, एपिक, ओड या फिर वर्स ट्रेजेडी? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, वर्स ट्रेजेडी। वर्स ट्रेजेडी क्यों बोला गया? क्योंकि जो काव्य के द्वारा जिस ट्रेजेडी को दर्शाया जाए उसे कहते हैं वर्स ट्रेजेडी। और एज आई टोल्ड यू, हमेशा मैं अपने वीडियोस में आपको थोड़ी सी गाइडेंस देती हूँ कि जितने भी वो चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे गैल्सवर्दी हो, शेक्सपियर हो, तो आप वर्ड्सवर्थ की छोटी छोटी पोएम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम्स हैं। ऐसी नहीं है कुछ टिपिकल स्टोरी जो आपको लर्न ना हो सके, जो आपको दिमाग में ना रहे। बट थिंग इज, किसी भी पोएम को थोड़ा सा समझने के लिए आपको उसकी समरी जाननी ज़रूरी है। एटलीस्ट उसकी थीम तो आपको मालूम होनी चाहिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उससे रिलेट कर सके। सो इसमें काव्य के रूप में जो है ट्रेजेडी को बताया गया है। इंग्लैंड के जो राजा थे हेनरी एट, उस पर ये पूरी थीम बेस्ड है, उस पर इसकी कुछ समरी मैच करती है। 1795 से 97 के बीच इसको लिखा गया था, द बॉर्डर्स को। तो इस तरीके से जितनी भी पोएम्स हैं इस चैनल पे भी कवर कराई गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उनको आप ज़रूर देखें, ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं और आपकी प्रिपरेशन ऐसे ही होनी चाहिए। नाउ सी द नेक्स्ट वन। सो दिस वी हैव ऑलरेडी डन। In 1601 a collection of Shakespeare's sonnet was printed by, ठीक है, 1601 में जो शेक्सपियर के सॉनेट्स थे उनका जो कलेक्शन था उसको किसने प्रिंट करवाया था? तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, थॉमस थॉर्पे। अब थॉमस थॉर्पे जो है वो एक इंग्लिश पब्लिशर हैं, ठीक है। और इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी हैं कि 19th सेंचुरी के जो क्रिटिक्स थे वो ये उनका मीन्स ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू था कि बिना शेक्सपियर की परमिशन के, शेक्सपियर का कंसेंट लिए बिना ही जो थॉमस थॉप है उन्होंने ये सारे पब्लिश करवा दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे इसकी काफ़ी डिमांड थी। तो मे बी, सो दिस इज़ द फैक्ट, तो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट वन। विच सॉरी, एन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज aphorism, apirosonium, epigrammopso, apothegm. So D will be the correct answer, apothegm। एक्चुअली एपिग्राम एक तरीके का चुटकुला, कहावत या सूक्ति कह सकते हैं आप। और जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, ये मदर टेरेसा का है स्टेटमेंट।
तो लिव सिंपली, सिंपल रहो ताकि दूसरे भी सिंपल तरीके से जी सके, सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। एक ही सेंटेंस में दो रूप। और एपोथिम का एग्जाम्पल, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, जैसे हम बोलते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस तो होना चाहिए लेकिन इतना कॉमन भी नहीं है। तो इसी तरीके से सेम इसमें जो मैच करता है वो है एपोथिम इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। अब देखिए वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी छोटी छोटी पोएम है। लंदन 1802 ये तो वर्ड्सवर्थ की ही पोएम है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन ही ध्यान से देखना होगा, इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। कई बार तो क्वेश्चन को ही मिस कर जाते हैं कि अच्छा वर्ड्सवर्थ की कौन कौन सी पोएम है और लंदन 1802 पे टिक लगा दिया, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू दिस थिंग। जल्दी में होता है ऐसा। तो नॉट है, कौन सी नहीं है। 1802 मीन्स ए और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने ध्यान से नहीं देखा होता है, बट डी इज द करेक्ट आंसर। जो डी है लंदन, ये इनकी पोएम नहीं है, ये पोएम है विलियम ब्लेक की। और इसको लिखा गया है 1794 में, इसको पब्लिश किया गया। तो ये विलियम ब्लेक की है, ना कि विलियम वर्ड्सवर्थ की है। नेक्स्ट, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। अब आपको बहुत ज़रूरी है कि लाइंस के बारे में भी थोड़ी नॉलेज हो। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट लाइंस कौन कौन सी हैं, कौन सी पूछी जा सकती हैं। और ये आपको पता चलेगा जब आप डीपली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कोई भी चीज़ टफ नहीं है। दूसरी चीज़, जब तक आपको किसी भी पोएम की समरी नहीं पता होगी तो आप लाइन को पढ़ के जज भी नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको पूरी पोएम ही याद हो, क्योंकि कई पोएम्स हैं जो काफ़ी लेंदी हैं। तो आपको समरी पता होनी चाहिए, थीम पता होनी चाहिए, तो आप उसकी कोट्स भी रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आपको कमेंट करके बताइएगा, अगर सारे प्लेस की जितने भी राइटर्स हैं उनके कोटेशंस इंपॉर्टेंट चाहिए तो श्योरली आई अपलोड वीडियो। कमेंट करके आप प्लीज़ बताइएगा। So this line is from D. The world is too much with us. इसमें little we see in nature that is ours means जो भी है इस वर्ल्ड में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अब हम ज़्यादा डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट बोल लीजिए या फिर हम लोगों का जो रुझान है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में ज़्यादा है। जो भौतिक और सांसारिक चीज़ें हैं उनमें हम लोग ज़्यादा पड़ गए हैं बजाय कि नेचर में, ठीक है। एक तो दूसरा कल्चर हम अडॉप्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो चाहे वो खाने में चेंज हो, चाहे लाइफस्टाइल में हो, एवरीथिंग इज देयर, तो वो चेंजेस भी हैं। प्लस हम नेचर को कहीं ना कहीं भूल गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ स्ट्रक्चर हो गया है। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू सी व्हाट इज देयर इन नेचर, द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेचर इज डिटोरिएटिंग डे बाय डे। तो वो नेचर को हम कहीं कहीं भूल गए हैं, बाकी सारी चीज़ें ही उसी को हमने अपना संसार बना रखा है। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, यही है इसमें। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेस इज इन 3 पार्ट्स। अब इसमें शेक्सपियरियन प्ले इनमें से कौन सा है जो 3 पार्ट्स में है, और ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। गैल्सवर्दी में भी मैंने बोला है कि कितने पार्ट्स में कितने एक्ट्स में है, ये चीज़ आप ज़रूर देख लें और नोट डाउन कर लें। सो हेनरी 6, डी ऑप्शन, ये 3 पार्ट्स में है, आपका 3 एक्ट्स में है। सी द नेक्स्ट वन, the line they also serve who only stand and wait occurs in which of the following poems। अब ये तो मोस्टली वैसे भी आपने गेस कर लिया होगा कि ऑनेस्ट ब्लाइंडनेस बाय मिल्टन, मिल्टन की है ये। इंटरेस्टिंग पोएम है, और जो ये लाइंस हैं वो बताती हैं कि जिन्होंने कुछ बहुत अचीव नहीं किया होता है बहुत वर्दी नहीं होते हैं। वर्दी इज़ नॉट करेक्ट वर्ड। जिन्होंने बहुत कुछ अचीव नहीं किया होता है वी कैन से, और काफ़ी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो भी वो क्या करते हैं, गॉड को सर्व करते हैं, गॉड को प्रे करते हैं खड़े होके हमेशा। मीन्स दे आर सर्विंग गॉड, दे आर प्रेइंग टू गॉड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। जो उनका लास्ट फेज था उनके करियर का, शेक्सपियर का, उस टाइम पे
कौन सा ऐसा प्ले है जो उससे बिलोंग नहीं करता है? तो टेम्पेस्ट तो आपको पता है उनके लास्ट फेज में ही लिखी गई थी, और सिम्बलन, विंटर्स टेल, ये सब उनके लास्ट फेज में लिखी गई थी। अराउंड 1611 समथिंग अबव ही है इसका टाइम। और जो मच अडू अबाउट नथिंग थी, उसका जो राइटिंग पीरियड था आप कह सकते हैं, या फिर जो लास्ट फेज था वो था 1598 टू 1599, 98 टू 99। So much ado about nothing is the correct answer, that is option A। और ये तीनों जो प्ले हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये लास्ट फेज में थे। टेम्पेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। इसमें से कैरेक्टर या फिर इसकी थीम वगैरह ज़रूर पूछी जाती है, या फिर सोर्स ऑफ प्ले पूछ लिया जाता है। तो अब एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं कि एनालिसिस क्या हुआ, ये तो पेपर का सोल्यूशन हुआ आप ये बोलोगे, तो एनालिसिस वही है। आप ये देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें से कोर पॉइंट से आ रहे हैं। आपको पता है टेम्पेस्ट की अगर जानकारी होगी तो ही आप ये गेस कर पाओगे कि ये लास्ट फेज में है, तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर। टेम्पेस्ट से अगर कैरेक्टर नहीं पूछा तो वैसे ऑप्शन में टेम्पेस्ट को डाल दिया। मींस आपको टेम्पेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए, इन दोनों प्लेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो घूम फिर के आ रहा है उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन, बट इन अ डिफरेंट वे। मींस अब जो आपको स्टडी करनी है वो डीप स्टडी करनी है, कंसेप्चुअल अप्रोच से करनी है, रटने से काम नहीं चलेगा। नाउ, which famous romantic poem contains the line beauty is truth, truth beauty? Very nice line you can say. So कौन से रोमांटिक पोएट ने इस लाइन को यूज किया है? So what will be the correct answer for this? D is the correct answer. Ode on a Grecian urn. Grecian is a word taken from Greek, आप कह सकते हो। कलश, अर्न मीन्स कलश, जो उसके बारे में बताता है ग्रीक कंट्री के कलश में क्या क्या क्वालिटीज होती थी, और उस टाइप की पोएम है। सो जॉन कीट्स, जॉन कीट्स की है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नाउ शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स? अब शेक्सपियर का जो प्ले है मर्चेंट ऑफ वेनिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। देख लीजिए, मर्चेंट ऑफ वेनिस से भी क्वेश्चन आ ही गया। तो ये कॉमेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, रोमांस हिस्ट्री प्ले है, क्या है? सो दिस इज कॉमेडी, क्योंकि लास्ट में सबको अपना अपना पैर मिल जाता है और हैप्पी एंडिंग है, इसलिए दिस इज कॉमेडी, ट्रेजेडी नहीं है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? मैंने अपने वीडियोस में आपको जो अपलोड किए हुए चैनल पे बताया है कि इसकी थीम आपको पता होनी चाहिए, सोर्सेज ऑफ प्ले पता होने चाहिए, कैरेक्टर्स, वो सारा आप उस वीडियो में एक बार चेक कर लीजिएगा। सो इसमें थीम क्या है? जेलेसी, एम्बिशन, रिवेंज, या फिर फिलर इनग्रैटिट्यूड? जेलेसी, एम्बिशन, रिवेंज, ये तीनों ही नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर, फिलर इनग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड होता है जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल होते हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया है या फिर हेल्प की है, तो यू आर हेल्पफुल टू दैट पर्सन, यू आर ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, थैंकफुल। इनग्रैटिट्यूड होता है जब आप किसी का कोई एहसान नहीं मानते, वो कितनी ही आपकी हेल्प कर दे, दैट इज एहसान ना मानना, इनग्रैटिट्यूड शो करते हो आप। और फिलर इनग्रैटिट्यूड किंग लेयर में क्यों है, थोड़ी सी इसकी समरी देख लीजिए। किंग लेयर की जो डॉटर्स होती हैं, तो इन्होंने क्या किया रहता है, ये अपना जो थ्रोन है, अपनी सारी पावर अपनी किंगडम की किसके हाथों में दे देते हैं? ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो कि बिल्कुल भी इनके लिए ग्रेटफुल नहीं था। और गॉनरल और रीगन इनकी दो डॉटर्स होती हैं, और ये पूछते हैं वैसे कि तुम सब में से मुझे सबसे ज़्यादा कौन मानता है, हु लव्स मी? तो इन सब का आंसर गॉनरल और रीगन जो है, ये दोनों बहुत ही सेल्फिश डॉटर्स होती हैं और बहुत ही स्मार्ट कह लीजिए या क्लेवर। तो ये बोलती हैं कि वी लव यू मोर देन एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। जबकि कॉर्डेलिया जो इनकी छोटी बेटी होती है, वो कोई ऐसे बनावटी वर्ड्स नहीं बोलती है। और किंग लेयर अपनी सारी पावर, जो सारा किंगडम का जो राजपाट होता है, पूरा कंट्रोल गॉनरल और रीगन के हाथ में दे देते हैं। और वो इसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होती किंग लेयर के ऊपर, वो सिर्फ बनावटी शब्द बोलती है। इससे पता चलता है कि किंग लेयर भी जो थे वो सिर्फ वर्ड्स पे गए थे, उन्होंने ह्यूमन नेचर नहीं देखा, बिहेवियर को जज करना उन्हें नहीं आता था, वो शब्दों पे जाके और शब्दों के खेल में फंस गए और गॉनरल और रीगन को सब कुछ दे दिया, और दोनों ने ही बहुत ज़्यादा इनग्रैटिट्यूड दिखाया। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर
King Lear. Now, which of the following characters does not belong to famous Shakespearean tragedy Hamlet? Hamlet again, very important play. hamlet में मैंने आपको बताया भी था, सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, समरी इज ऑलरेडी अपलोडेड। और क्वेश्चन सीरीज जो हैमलेट से, सिर्फ एक हैमलेट प्ले से जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ऑलरेडी सारे इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा इफ़ यू वांट टू स्टडी समथिंग डीपली। सो ओफिलिया, पोलोनियस, क्लॉडियस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू? तो जो इस शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये तो सब हैं इसके अंदर। क्लॉडियस है, ओफिलिया भी है, पोलोनियस भी है जो उसका अंकल होता है, कैशियो इसमें नहीं है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैशियो कौन से प्ले में मिलता है और कैशियो का कैरेक्टर क्या है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ, इयागो एक विलन कैरेक्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब इस प्ले का क्या नाम है जिसमें कैशियो आता है? इसमें तो नहीं आता है, शेक्सपियर का ही प्ले है जिसमें कैशियो आता है, और वो भी बहुत इम्पोर्टेंट प्ले है अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। रेस्ट क्वेश्चंस विल डिस्कस इन अनदर पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ही लेंदी हो जाता। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, सो दैट ये एक एनकरेजमेंट देता है जिससे हम और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सके जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो। और अगर नहीं आपको हेल्पफुल लगा हो तो यू कैन ऑल्सो डिसलाइक, एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यहाँ से कोई भी वीडियो नया पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी में शेयर ज़रूर करिएगा, बिकॉज नॉलेज इज नेम ऑफ शेयरिंग। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन इन योर माइंड और डाउट्स related to your syllabus or TGT PGT, so you can comment in comment box, or you want me to explain any topic that you are feeling it is typical for you, so usko aap zarur se comment kariyega, surely I'll upload the video, and please don't forget to give your feedback because it makes some of the improvements in video. Thank you so much for watching and giving your precious time. Prepare well.